हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ADM इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास। तो क्लास 12th का नागरिक शास्त्र इसमें पढ़ाया जा रहा है अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत। तो ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है, 5वां वीडियो। आज मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट हैं जिससे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? चौथे वीडियो में रूस में आघात चिकित्सा, उसके परिणाम, जो आर्थिक परिणाम थे, आर्थिक परिणाम थे, राजनीतिक परिणाम थे, उसके बारे में आपने समझा था। अब देखिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए पॉइंट पे आते हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत रूस संबंध। पहले या दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये क्या बताया था कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ भारत का मित्र था, दोस्त था, और भारत और रूस के बीच यानी कि सोवियत संघ के बीच काफ़ी समझौते हुए थे। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद उन समझौतों का क्या होगा, ये भारत सोचने लगा। भारत को आशंका होने लगी कि क्या रूस सोवियत संघ समझौतों को लागू कर पाएगा, समझौते जो किए गए हैं उसको समाप्त न कर दे। ये सारी शंकाएं भारत के सामने आ गई। वहीं जो अमेरिका था और अन्य विकसित देश थे, वे रूस पे क्या करने लगे, दबाव बनाने लगे कि उन समझौतों को रूस रद्द कर दे। लेकिन जो राष्ट्रपति थे रूस के, बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने आश्वासन दिया था कि रूस भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा और कभी भी कल पुर्जों की आवश्यकता होगी तो वो उन आवश्यकताओं को पूरा करेगा, कमी होने नहीं देगा, कल पुर्जों की कमी नहीं होने देगा। अब इसकी वजह से जून 1994 ईस्वी में रूस और भारत के बीच 9 समझौते हुए। कितने समझौते हुए? 9 समझौते हुए, जो विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और अंतरिक्ष खोज से संबंधित थे। उन 9 समझौतों में से जो मुख्य पॉइंट थे वो विज्ञान से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित और अंतरिक्ष की खोज से संबंधित था। रूस ने क्या किया, भारत को अत्यंत आधुनिक विमान था सुखोई 30, जो लड़ाकू विमान है सुखोई 30, जो उस समय आधुनिक विमान था, उसको देने का निर्णय किया। साथ ही साथ नवंबर 2001 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे नवंबर 2001 में? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने रूस की यात्रा की और इस अवसर पे आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने क्या किया, एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। अब दोनों देशों ने क्या किया, आतंकवाद से जूझने के लिए एक सामरिक सहयोग समझौते के बारे में सहमत हो गए। यानी कि उन्होंने, दोनों देशों ने क्या किया, 2001 में एक सामरिक समझौता किया, जिसका निर्णय ये लिया गया कि भारत और रूस दोनों मिलकर के कमांडो दस्ते तैयार करेंगे। क्या करेंगे? 2001 में कमांडो दस्ते तैयार करेंगे जो किसी भी तरह की आतंकवादी वारदातों से निपट सके। अगर रूस में कोई आतंकवादी हमला हो जाए या भारत में आतंकवादी हमला हो जाए तो ये जो कमांडो होंगे वे क्या करेंगे, अपने अपने देश की रक्षा करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 2006 में दोनों देशों के बीच क्या हुआ, एक अन्य समझौता हुआ, संयुक्त अंतरिक्ष अभियान। यानी कि दोनों देशों के द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि ये समझौता हुआ अंतरिक्ष से संबंधित, अंतरिक्ष को लेकर के। और इसके अतिरिक्त भारत रूस से स्पेस टेक्नोलॉजी का आयात करने शुरू कर दिया। भारत ने क्या किया, रूस से आयात करना शुरू कर दिया। क्या? स्पेस टेक्नोलॉजी, जो भी स्पेस से संबंधित यंत्र होंगे, तकनीक होगा, वह रूस भारत को क्या करेगा, शेयर करेगा। ये समझौते उसके बाद किए गए। इसके अलावा भारत, इस समय तक भारत और रूस के संबंध इतने मजबूत हो गए थे कि सन 2008 ईस्वी में भारत ने क्या किया, रूस के वर्ष के रूप में मनाया। 2008 जो था उस वर्ष को भारत ने रूस का वर्ष मनाया। साथ ही साथ रूस ने 2009
2009 में रूस ने भारत का वर्ष मनाया। इन दोनों की मित्रता इतनी अधिक हो गई थी कि 2008 में भारत ने रूसी वर्ष के रूप में और 2009 में रूस ने भारतीय वर्ष के रूप में मनाया। अब 2010 ईस्वी में एक अन्य घटना हुई। 2010 में क्या हुआ कि रूस के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कौन थे? दिमित्री मेदवेदेव। कौन थे? मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव जो थे, उन्होंने भारत की यात्रा की और भारत और रूस ने मिलकर 5वीं जनरेशन, 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने की योजना बनाई, जो इस समय अब कुछ देशों में अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया या रूस ही हो गया, इन देशों में 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान दिखाई देने लगे हैं। तो वो जो संधि थी वो 2010 में ही भारत और रूस के बीच की गई थी कि हम अब मिल करके क्या बनाएंगे? 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाएंगे। अब इसी दौरान 2012 में जो व्लादिमीर पुतिन थे वो पुनः रूस के राष्ट्रपति बन गए और दिसंबर 2012 में उन्होंने क्या की? भारत की यात्रा की। 2012 में वे रूस के राष्ट्रपति बने और दिसंबर के महीने में उन्होंने भारत की यात्रा की। अब उस यात्रा में क्या हुआ? दोनों देशों के बीच नए सुखोई 30 लड़ाकू विमान और V5 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के बारे में समझौते हुए, क्योंकि लड़ाकू विमान रूस ने पहले से ही कह दिया था। जब राष्ट्रपति कौन थे? एल्त्सिन, तभी उसी समय पे एल्त्सिन ने कहा था कि वो सुखोई 30 देंगे। लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन 2012 में राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भी क्या कहा कि वो सुखोई 30 लड़ाकू विमान और इसके साथ ही साथ V5 हेलीकॉप्टर भारत को देंगे। अब इसी को क्या कहा जाने का? प्रत्यक्ष निवेश, यानी कि अब रूस ने भारत में प्रत्यक्ष निवेश के समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिया। अब रूस जो करेगा भारत में प्रत्यक्ष रूप से, इससे पहले अप्रत्यक्ष रूप से निवेश कर रहा था, लेकिन अब रूस क्या करेगा? भारत में प्रत्यक्ष निवेश करेगा। क्योंकि अप्रत्यक्ष का मतलब ये था कि रूस को अमेरिका से पहले डर था, इसलिए वो ज़्यादा निवेश नहीं, सामने से निवेश नहीं कर रहा था, प्रत्यक्ष रूप से निवेश नहीं कर रहा था। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने निर्णय लिया कि अब भारत में प्रत्यक्ष निवेश करेंगे। अब आगे क्या हुआ? ये संबंध और भी आगे बढ़ते रहे। जुलाई 2014 का समय आ गया। जुलाई 2014 ये एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि जुलाई जो 2014, आप सभी को मालूम कि मई जून के महीने में 2014 में भाजपा की सरकार आई और प्रधानमंत्री कौन बने थे? नरेंद्र मोदी। तो उसके प्रधानमंत्री बनने के 1 या 2 महीने बाद ही 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गए? ब्राज़ील गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2014 में ब्राज़ील गए। किस लिए गए? ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था ब्राज़ील में, ब्रिक्स का सम्मेलन। तो ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए वे ब्राज़ील गए। अब ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, तो 5 देशों का एक समूह है जिसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। उस सम्मेलन में ये 5 देश शामिल होते हैं। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश उस सम्मेलन करते हैं और आपस में सहयोग संबंध किया जाता है। तो ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गए? ब्राज़ील गए। वहाँ पे राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन थे उनसे बातचीत हुई और 2014 में ही रूस के राष्ट्रपति भारत आए। 2014 में ही, दिसंबर 2014 में, जुलाई में रूस का भारत से क्या हुआ? रूस के राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई और उसके 6 महीने बाद, 5 महीने 6 महीने बाद दिसंबर 2014 में रूस के राष्ट्रपति भारत आए और फिर दोनों देशों के बीच बहुत सारे समझौते किए गए। अब उन समझौतों का रूस के साथ भारत के संबंध, जो भारत का संबंध बढ़ा, उससे भारत को क्या लाभ हुआ? उन समझौतों का भारत पे क्या असर पड़ा? जितने समझौते भारत और रूस के बीच हुए उससे भारत को क्या लाभ हुआ? उसके बारे में हम थोड़ा सा अब समझेंगे कि भारत को क्या क्या लाभ हुआ था। तो रूस के साथ मित्रता करने से भारत को बहुत अधिक लाभ हुआ। उन लाभों को मैं गिनाता अगर चलूँ तो सबसे पहले कश्मीर के प्रश्न पर रूस ने सदा भारत का पक्ष लिया। इसके साथ ही जब यह मामला सुरक्षा परिषद में पहुंच गया था तो भी रूस ने क्या किया था? भारत का समर्थन किया था। इसके अलावा और क्या लाभ हुआ? रूस ने भारत की विशेषकर इन क्षेत्रों में बड़ी सहायता की। अंतरिक्ष क्षेत्र में, रक्षा सौदे में, नाभिकीय ऊर्जा में।
रूस ने भारत की बहुत ही अधिक मदद की थी। अब अन्य लाभ क्या हुए? अगर अन्य लाभों को अगर हम देखें तो देखिए भारत जो था रूस से अरबों डॉलर का सैनिक साजो सामान और हथियार खरीदता रहा है। जब भी भारत को हथियार खरीदना होता है तो सबसे पहले वह रूस की तरफ मुड़ता है, रूस की तरफ देखता है, उसके बाद वो अन्य देशों के साथ हथियार खरीद सकता है, जिसमें इजराइल और अमेरिका शामिल है। लेकिन सबसे पहले उसने रूस के साथ हथियार खरीदना शुरू किया और अरबों डॉलर का वो हथियार भारत खरीदता रहा, जिनमें लड़ाकू विमान हो गए, युद्धपोत हो गए और अन्य जो कलपुर्जे होते हैं उसके खरीदने से भारत को तो लाभ हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ रूस को भी भारी भरकम मुनाफा हुआ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रूस जो है संसार का सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी ज़्यादातर जो आय होती है वो इन्हीं सामानों को बेचने से ही होती है, क्योंकि उसके पास इतनी खेती नहीं है जितनी कि अन्य देशों के पास है। तो रूस को लाभ हुआ ही, रूस की आय बढ़ी, साथ ही साथ भारत को भी लाभ हुआ कि जिन सामानों की आवश्यकता थी वह रूस से भारत को मिल गया। अब रूस से भारत तेल का भी आयात करता है, तो निर्यात व्यापार से रूस की आय में वृद्धि होती है। मैंने बताया कि रूस के पास पर्याप्त जमीन खेती योग्य नहीं है, तो रूस की जो आय होती है उन्हीं सामानों को बेचकर, या तो तेल से संबंधित तेल हो जाए, कच्चा तेल हो जाए, प्राकृतिक गैस हो जाए, या अन्य जो कलपुर्जे सामान होते हैं, हथियार होते हैं, उन्हीं को बेच के रूस अत्यधिक लाभ कमाता है। तो रूस की भी आय बढ़ी, भारत ने कच्चा तेल आयात किया तो रूस की आय बढ़नी शुरू हो गई। इसके साथ रूस के लिए भारत सामरिक महत्व भी रखता है। क्यों? क्योंकि भारत के साथ सामरिक सहयोग के लिए रूस इसलिए भी तैयार रहता है क्योंकि वह एशिया में चीन का प्रभाव नियंत्रण चाहता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं एशिया में चीन का दबदबा देखने को मिलता रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी तेजी से बढ़ी है अन्य देशों पर। वह रूस को हम कह सकते हैं कि चीन विस्तारवादी देश है। विस्तारवादी नीति उनकी होती है कि किसी भी देश पे उसके देश के सीमा पे अधिकार किया जाए, अपने देश की सीमा को बढ़ाया जाए। तो उस नीति के द्वारा भारत और रूस ने भारत के साथ सहयोग करके, भारत से मित्रता करके चीन की शक्ति को कम करने का प्रयास किया, ताकि चीन जो है प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित न कर पाए। न ही चीन बल्कि अमेरिका भी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ा न पाए, इसलिए रूस और भारत एक साथ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि रूस के साथ संबंध बनाने से भारत को बहुत सारे लाभ हुए। वो लाभ क्या क्या है? भारत को कलपुर्जे के सामान मिलते रहे, हथियार मिलते रहे, भारत को कच्चे तेल मिलते रहे, जिन भी आवश्यकता की चीज़ें थी जो भारत में उत्पादन नहीं होती थी वो रूस से भारत को मिलता रहा। इसके साथ ही साथ जो आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो पूंजी की आवश्यकता थी वो भी रूस भारत की पूंजी की कमी थी, पैसे की आवश्यकता थी, तो रूस भारत को वो सहायता देता रहा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारत और अन्य विकासशील राष्ट्रों पर सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ा? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत पर तो प्रभाव पड़ा ही, अब अन्य देशों पे क्या प्रभाव पड़ा? अन्य जो विकासशील देश थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि इससे कम्युनिस्ट विचारधारा को गहरा आघात लगा। कम्युनिस्ट विचारधारा जो थी वो विभिन्न देशों में फैली हुई थी, खासतौर पर पूर्वी यूरोप में। तो बड़ा धक्का था क्योंकि कम्युनिस्ट साम्यवादी शासन धीरे धीरे पतन के गर्त में चली गई, जिसके कारण अन्य देशों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। अब संसार के करोड़ों श्रमिक और गरीबों की, किसानों की जो आशा थी उस पर पानी फिर गया, क्योंकि संसार के बहुत सारे किसान थे जहाँ पे साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, समाजवादी शासन व्यवस्था थी, जहाँ पे गरीब थे उनको काम का अधिकार दिया गया था, जिससे उनकी आय बढ़ रही थी। अब वो काम का अधिकार छीन लिया गया क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। इसके अलावा अन्य क्या प्रभाव पड़े? तो शीत युद्ध के दौरान जब शीत युद्ध हो रहा था तो दो ध्रुवीयता विकसित हुई थी, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। तो विकासशील देशों की घरेलू जो राजनीति, अब घरेलू राजनीति में अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों को हस्तक्षेप करने का ज़्यादा अवसर मिल गया था। जो अमेरिका के साथ अन्य विकसित देश थे वे विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में क्या करने लगे? हस्तक्षेप करने लगे। कब? जब शीत युद्ध के दौरान ध्रुवीयता विकसित हुई और वह समाप्त हो गई। खासतौर पर समाप्त होने के बाद अन्य क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? ये कंपनी
जो एक से अधिक देशों में जिसका प्रभाव हो, एक से अधिक देशों में वह वस्तुओं का उत्पादन करती हो तो वह बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत और अन्य विकासशील देशों में क्या हुआ, अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा मिल गई, यानी कि काफी तेजी से वे भारत अन्य विकासशील देशों में क्या करने लगे, घुसने लगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया, भारत में निवेश करना शुरू कर दिया, इसके साथ साथ अन्य विकासशील देशों में निवेश करना शुरू कर दिया, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। अब लास्ट पॉइंट क्या है, देखिए, यह संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली मानवोचित सहायता थी, इसमें भारी कटौती की गई। यानी कि जो विकासशील देशों को विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक लोन देती थी या आर्थिक सहायता देती थी, अब उसमें काफी कमी आ गई। अब ऐसा क्यों, कमी क्यों आया, क्योंकि अमेरिका जो था और अन्य विकसित देश थे वो क्या करते थे, वे इन संगठनों पर नियंत्रण स्थापित करना उन्होंने शुरू कर दिया। उनके दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने क्या किया कि उन देशों को ऋण देना या आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया, या उनकी आर्थिक सहायता ना के बराबर हो गई। तो ये प्रभाव पड़ा विकासशील देशों पे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अगला पॉइंट क्या है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को प्रभावित करने वाली ताकतों का होना और इसमें विश्व राजनीति पर किसी एक देश का वर्चस्व कायम न किया जा सके, उसी को क्या कहते हैं, बहुध्रुवीयता। क्या कहते हैं, बहुध्रुवीयता। इससे पहले आपने जो ये चैप्टर है दो ध्रुवीयता है, यानी कि विश्व में कितने केंद्र हैं देशों के हिसाब से अगर किया जाए कि दो शक्तिशाली, दो का मतलब दो, बहुध्रुवीयता मतलब इस संसार में दो ही ध्रुव होंगे, दो केंद्र होंगे, दो देश होंगे जो शक्तिशाली हैं, उन्हीं पे अन्य देश आश्रित रहेंगे। लेकिन बहुध्रुवीयता का क्या मतलब है कि कई ताकतों का होना। ध्रुवीयता मतलब कि दो देशों का अस्तित्व होना, दो महाशक्तियों का अस्तित्व होना। और बहुध्रुवीयता का क्या मतलब है कि कई ताकतों का अस्तित्व में आना, कई ताकतों का, जिससे विश्व राजनीति पे एक वर्चस्व कायम हो सके, उसी को क्या कहते हैं, बहुध्रुवीयता। देखिए, शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब विघटन के साथ ही दो ध्रुवीयता भी समाप्त हो गई। जो दो ध्रुवीयता था वो समाप्त हो गया, सोवियत संघ समाप्त हो गया, सिर्फ कौन बचा, अमेरिका। संसार में सिर्फ अमेरिका ही एक सर्वशक्ति बनकर रह गई थी। तो विश्व राजनीति पर किसी एक राष्ट्र के वर्चस्व से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर किसी भी संसार में एक ही राष्ट्र अगर शक्तिशाली है तो वो क्या करेगा, अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा। जैसे कि तानाशाही शासन में देखा जाता है ना, कि तानाशाही शासन में अगर उस तानाशाह के पास पूरी शक्ति होती है तो वो क्या करता है, अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है। तो वही अमेरिका के सामने, विश्व के सामने अमेरिका थी कि अमेरिका जब अकेले शक्ति बनकर रह गया था तो विश्व के सामने यह समस्या आ गई थी कि कहीं अमेरिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करने लगे। तो हुआ क्या कि भारत, रूस और चीन, इन तीन बड़े देशों के बीच अगर यदि कोई सहमति बन जाता तो क्या होता है, विश्व राजनीति में बहुध्रुवीयता के उभरने की संभावना होती। क्योंकि एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ अगर रूस, भारत और चीन आपस में मित्र बन जाते, संगठित हो जाते, तो तब क्या कहलाता, बहुध्रुवीयता। क्योंकि एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ दो तीन देश और थे, तो इसी को क्या कहते, बहुध्रुवीयता। अब देखिए, बहुध्रुवीयता के लिए निम्न बातें आवश्यक थी। कौन कौन सी बातें आवश्यक थी? अगर बहुध्रुवीयता होती, बहुत सारे देश शक्तिशाली संगठन में सम्मिलित हो जाते, बहुत सारे देश केंद्र बिंदु बन जाते विश्व के, तो उसी को हम क्या कहते, बहुध्रुवीयता। तो अब इसकी आवश्यक बातें क्या थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो पहला पॉइंट क्या है, बातचीत और शांति वार्ता द्वारा संघर्षों का समाधान। अगर बहुध्रुवीयता व्यवस्था हो जाती तो क्या प्रभाव पड़ता, बातचीत और शांति वार्ता द्वारा संघर्षों का समाधान। नहीं तो अगर एक कोई शक्तिशाली देश है तो वह किसी भी देश को, किसी भी देश पे आक्रमण करके, उससे युद्ध करके उस देश को हरा करके शांति का समाधान करेगा। लेकिन बहुध्रुवीयता के बाद क्या होता कि जो समाधान होता वो कैसे होता, बातचीत के द्वारा होता, शांति वार्ता के द्वारा उस संघर्ष का समाधान होता। तो पहला पॉइंट जो है, बातचीत और शांति वार्ता द्वारा संघर्षों का समाधान। तो इसमें क्या है देखिए,
अब अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का जो समाधान यानी कि शांति वार्ता द्वारा किया जाए, ये बात हुई। ये दोनों जो तीनों देश थे, चीन, रूस और अमेरिका, उन्होंने क्या सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय अगर संघर्षों का समाधान करना तो कैसे होना चाहिए, शांति वार्ता के द्वारा किया जाना चाहिए, और हर पक्ष जो है एक दूसरे के मत का आदर करें ताकि वार्तालाप जो है, बातचीत है, उसके द्वारा कोई समझौता हो सके। यानी कि अब युद्ध के स्थान पे क्या किया जाए, एक देश दूसरे को के मत का आदर करे, सम्मान करे और बातचीत के द्वारा ही समझौता किया जाए। दूसरा पॉइंट क्या था, स्वतंत्र विदेशी नीति। दूसरा पॉइंट यह है कि स्वतंत्र विदेशी नीति। अब इसका मतलब ये था, स्वतंत्र विदेशी नीति का मतलब ये था कि देखिए कि कोई भी देश, सभी देश को यह अधिकार है कि वह अपने देश के लिए एक विदेशी नीति क्या करे, अपनाए। यानी कि कोई भी देश किसी भी देश के विदेशी मामले में हस्तक्षेप न करे। हर राष्ट्र को यह अधिकार होगा कि वह अन्य देशों के साथ जो संबंध होंगे वह स्वयं अपनी नीति निर्धारित कर सके, अपने हिसाब से वो उस संबंध को बनाएगा। कोई भी देश किसी भी देश पे दबाव नहीं डालेगा कि इस देश के साथ संबंध बनाइए, दूसरे देश के साथ संबंध बनाइए। जो देश जिस देश के साथ चाहे उस देश के साथ संबंध क्या करे, बना सकता है। तीसरा पॉइंट क्या था, सामूहिक रक्षा। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका अर्थ यह है कि यदि किसी भी देश पर अगर हमला हो तो सभी राज्य मिलकर शांति भंग करने वाले राज्य के विरुद्ध क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मतलब ये देखिए कि अगर, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर चीन जो है वो भारत पर आक्रमण करता है, अगर चीन भारत पे आक्रमण करता है और सभी देशों को मालूम है कि चीन की गलती है, चीन ने बिना मतलब के भारत पर आक्रमण कर दिया है, तो अब जो विश्व के अन्य देश हैं वो भारत की सहायता करेंगे और चीन पे भी आक्रमण करेंगे। तो सामूहिक सुरक्षा का मतलब यही था कि सभी देश सामूहिक रूप से क्या करेंगे, उस देश की सुरक्षा करेंगे जिसके विरुद्ध किसी देश ने युद्ध किया है। अब अकेले अमेरिका या नाटो संगठन में शामिल हो देश की ही सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले ये होता था कि सिर्फ अमेरिका कार्रवाई, जैसे कि भारत ने अगर भारत पर किसी देश ने आक्रमण किया, मान लीजिए पाकिस्तान ने ही आक्रमण किया, तो या तो अमेरिका भारत की सहायता करता, पाकिस्तान पे आक्रमण करता, या तो अन्य जो नाटो के संगठन थे वे आक्रमण करते। लेकिन इस सामूहिक सुरक्षा में ये कहा गया कि सिर्फ अमेरिका या नाटो के संगठन देश ही आक्रमण नहीं करेंगे, सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि संसार में जितने भी देश हैं वे भी आक्रमण कर सकते हैं, सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा जो परिषद थी, शांति व सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करेगी। क्या करेगी, शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करेगी, जो उनका मुख्य कर्तव्य भी है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया ही इसलिए गया था कि दोबारा संसार में तृतीय विश्व युद्ध न हो सके, तो उस युद्ध को रोकने के लिए कौन प्रयत्न करेगा, सुरक्षा परिषद। अगला पॉइंट क्या है, क्षेत्रीय ताकतों और क्षेत्रीय संगठनों को ज्यादा मान्यता मिले। मतलब ये कि क्षेत्रीय जो संगठन है, अब क्षेत्रीय संगठन को हम क्या कह सकते हैं, जो यूरोपीय संगठन था और आसियान जैसे संगठन है उन्हीं को क्षेत्रीय संगठन कहा जाता था। तो ये क्या करेंगे, ये जो हैं इनको चाहिए कि वे उस क्षेत्र में स्थित राज्यों के बीच पैदा होने वाले सभी विवादों का समाधान करें। अगर यूरोपीय संगठन जो है और आसियान संगठन है, अगर उनके आसपास के क्षेत्रों में अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उसका समाधान वही करे, ना कि अमेरिका या अन्य नाटो के देश या दूसरे देश को समाधान करने की आवश्यकता नहीं है। ये यूरोपीय संघ और आसियान संगठन ही क्या करे, उन विवादों का निपटारा करें। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर 2 का आखिरी पॉइंट। आई होप आपको ये चैप्टर 2 समझ में आया होगा। एक बार आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार स्व अध्ययन करें बुक से, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 70-80% समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखें, बल्कि साथ ही साथ बुक से पढ़ते भी रहें। दोनों जब एक साथ होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा और आपको ज़्यादा तब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप इस बात का ध्यान देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये सेकंड चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आएगा एक बार और वीडियो देखिए, बुक का भी सहारा लीजिए, तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।